तो BA से मत ये समझ लें बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं समझ लेना, कौन बात है हमें याद करें, मतलब बा काय समझा कुछ हमसे कुछ ना मतलब नहीं बा। तो लेकिन भाई उस समय उसका खर्चा भी तो उठाना था, और आपको यहाँ पर खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं दूसरे का खर्चा उठाने। भाई बहुत मित्र है एकदम, दिल से दिल के चीजें तारे जुड़ी हुई होना चाहिए, दिल कहीं और है और दिमाग यहाँ पर है, तो भाई कहाँ से समझ में आएगा मेरे भाई। तो दिल दिमाग महारानी एलिजाबेथ चली गई, बहुत सही है, बहुत सही, मरी की सुअर की, बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत खुश है भाई, बहुत राज किया हमारे ऊपर। जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नए जोश के साथ, नई एकदम लय के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सभी संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका होगा UNO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, UNESCO हो गया और WHO हो गया, WTO हो गया, जितनी भी संस्थाएं आप जानते होंगे, जितने आपके आसपास में सुनते होंगे कि यह संस्था ये कर दी वो कर दी, संस्थाओं के बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है। तो हम इस सीरीज में कम से कम जितने भी संस्थाएं आप जानते होंगे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको धैर्य बनाए हुए रखना है और ऐसी संस्थाएं पढ़ाएंगे, मतलब ना इस प्रकार से, ताकि वर्तमान समय में अभी पढ़ रहे हो ना, अभी याद हो जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम UNO से स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे उसमें आपसे कोई भी संस्था का या तो मतलब सन पूछ लेगा, कब स्थापना हुई थी, या आपसे यह पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है कि उसके अध्यक्ष कौन है उस मतलब संस्था के, ये सभी चीज़ें प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इस सीरीज के साथ बने रहना है, और इस सीरीज में हम एकदम ऊपर से सबसे बड़ी संस्था से उठाएंगे, सबसे नीची संस्था तक आएंगे विश्व की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं UNO। अभी तक हम एक बार अपने चैनल पर UNO को बता चुके हैं, लेकिन बहुत डिटेल में बताए थे, हम एकदम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन एकदम बहुत ही बेसिक नॉलेज इसके बारे में आपको देंगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा हृदय में बैठा रहे आपका UNO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बात सुनो, UNO की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण थे, क्या रीजंस थे। मैंने UNO की अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की। तो देखिए पहले हम आपको बताते हैं, जब हमारा भारत देश था, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उससे पहले कई उभरती हुई शक्तियाँ थी। जैसे आपका सोवियत संघ था अर्थात USSR, जो आपका रूस है उस समय, तो इस समय तो वह 15 देशों में टूट चुका है। और क्या कहते हैं, आपका अमेरिका था। तो यह बहुत ही मतलब उभरती हुई ताकतें थी, बहुत ही ज़्यादा इनके बीच युद्ध चल रहा था। तो बहुत सारे युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन देखिए इसमें एक था ना, जापान आपका था, बहुत खतरनाक आदमी जापान। देखिए 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक स्थान है जहाँ पर उसका सैन्य अड्डा है, वहीं पर कई पनडुब्बी है, मतलब कई पनडुब्बी, कई जहाज़ें, कई राफेल, मतलब राफेल क्या, कई सेना के जो फाइटर जेट्स हैं वह रखे हुए थे। तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। सुबह ही से 6 दिसंबर शायद 1941 को मतलब सुबह से ही बम गिराना चालू किया और पूरा वहाँ का तहस नहस कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे, क्या रूजवेल्ट। तो भाई वहाँ पर परीक्षण चल रहा था परमाणु बम का। यहाँ मतलब जापान ने क्यों गिराया यहाँ पर अमेरिका पर परमाणु बम। देखिए उस समय विकासशील में लगी हुई थी, अमेरिका भी लगी हुई थी और आपका जापान भी लगा हुआ था। तो जापान ने देखा भाई या तो हम आगे जाए या तो अमेरिका आगे जाए, या तो हम पीछे जाए या तो वह पीछे जाए, मतलब वो आगे जाएगा। तो एक ना एक को तो पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम आगे आ पाएंगे। तो जापान ने इसी मतलब हमें आगे जाने के लिए उस अमेरिका पर क्या कर दिया, पर्ल हार्बर बम गिरा दिया, जिससे अमेरिका 20 साल, लगभग 20 साल पीछे चला गया और अमेरिका 20 साल आगे चला गया। तो इससे क्या हुआ, वह टेक्नोलॉजी में आगे हो गया, हर एक चीज़ में। तो इसीलिए तो उसके बाद उस समय रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट ने कहा हम इसका बदला जरूर लेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए क्यों, लेकिन मैं बदला लेकर रहूँगा, जापान को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरा पर्ल हार्बर बर्बाद कर दिया। हाँ, बहुत सारे सैन्य मतलब जो भी उपकरण थे उसको बर्बाद कर दिया। तो उसी समय अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे ना, वो क्या प्रयोग कर रहे थे, मतलब एटम बम का बनाना मतलब चल रहा था, परीक्षण चल रहा था, बनाना मतलब किस प्रकार से बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, एकाएक 1945 में बन गया भाई साहब, बवाल एकदम, जापान के लिए खतरा। और रूजवेल्ट ने कहा हम जापान को छोड़ेंगे नहीं, 1% नहीं छोड़ेंगे, उसको मारकर काट कर बहा देंगे हम। तो उसी समय 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले आपका लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, वह कहाँ पर गिरा दिया, जापान के हिरोशिमा नामक मतलब स्थान पर गिरा दिया, एक बहुत बड़ा शहर हिरोशिमा। और वहाँ पर तबाही मच गई भाई साहब, बहुत भयंकर तबाही मची, पूरा मतलब लगभग से जापान एकदम टूट चुका, कमर टूट चुकी। अब देखिए क्या होगा, फिर उसके बाद रूजवेल्ट माना नहीं, कहा यार हमारा बहुत नुकसान किया है जापान, बहुत ज़्यादा, इतना नुकसान कर दिया कि हमारे दिल पर चोट आ गई है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, फिर एक गिराएंगे। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक उसको उन्होंने नागासाकी पर गिरा दिया, क्या नागासाकी पर गिरा दिया, और नागासाकी भी तबाह हो गया पूरा। तो लगभग से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जान माल की, बहुत सारा मतलब हर एक चीज़ की, मतलब जितने भी वहाँ पे फैक्ट्री थी, जितने भी घर और बनाए, सब तबाह हो गए। वहाँ पर 2.5 से अधिक व्यक्ति भी मारे गए। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा हमारा अब बदला पूरा हुआ, एकदम बदला पूरा हुआ। तो उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। अभी तक कमर टूटी थी, अब जापान का पैर टूट गया, एकदम टूट के गिर के नीचे एकदम मतलब घुटने के बल
आ गया अमेरिका के सामने। तो जापान ने कहा अब हम सरेंडर करते हैं महाराज, हमें जिन मारा था ना हम खत्म हुई अब एकदम। तो अमेरिका ने मतलब जापान ने कहा कि अब हम कभी किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना काम करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बूस्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद अब यही हुआ कि भाई इतना ज़्यादा तबाही हुई, इतनी ज़्यादा तबाही हुई नहीं आप सोच नहीं सकते जितनी खतरनाक तबाही हुई थी। तो सभी देशों ने मिलकर बैठकर सोचा कि भाई जापान का इतना खतरनाक हाल हुआ है, तो ऐसा आने वाले भविष्य में फिर ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आगे आने वाले भविष्य में सभी देशों पर कंट्रोल के लिए अमेरिका ने ही एक मतलब संघ की स्थापना की जिसको कहते हैं यूएनओ। और यूएनओ सभी देशों पर लागू होता है। यदि कहीं पर कुछ भी मामला हो रहा है तो आप जानते हैं यह यूएनओ में जाता है। यूएनओ में जाता है। जैसे अब भारत और पाकिस्तान का मामला ले, जो जम्मू कश्मीर का एरिया का है वो यूएनओ में गया है, मतलब फंसा हुआ है। कहीं का भी मामला हो, कहीं की मतलब चाहे दूसरे देश से मामला हो, वो हमेशा यूएनओ में जाता है। यदि यूएनओ में नहीं जाएगा तो वह देश आपस में भिड़कर मार कर लेंगे, वहाँ पर बम गिरा देंगे, अपना ही तबाही मचाने लगेंगे। यूएनओ में जाता है, वहाँ पर कंट्रोलिंग रहता है। जैसे आप थाना होना रहता है, अब आपके पड़ोसी के साथ आपकी मार हुई तो आप डरते हैं हम मार न करें, यदि हम मार कर लेंगे कुछ जान माल की हानि होगी तो हमें पुलिस लेकर जाएगी, थाना में बंद कर देगी। तो वैसा भाई यूएनओ है। यदि दो देश मार करते हैं तो उन पर दबाव रहता है कि यूएनओ कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगा इसके प्रति, तो हमें कुछ ना कुछ झेलना पड़ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए वह पुलिस का मतलब एक समझ लीजिए पुलिस स्टेशन का काम करता है, आप पर दबाव बनाए रखता है कि आप झंझट मतलब न करें। तो अमेरिका ने कई देशों ने लगभग से 50 देशों ने मिलकर इस यूएनओ की स्थापना की कि आने वाले भविष्य में कभी युद्ध की स्थिति इस प्रकार से न आए कि परमाणु बम ही गिरा दिया जाए किसी के पास। परमाणु बम इतना खतरनाक है भाई, देखिए उस समय का परमाणु बम उतना मतलब शक्तिशाली नहीं था, तब पर भी वो 2.5 लाख लोगों की जान ले लिया था। अब आप सोचिए आज का जो परमाणु बम है भाई साहब, आप तो पूरे देश से साफ कर देगा। 1% 1 करोड़ जने के ले चला जाए, जान लीजिए। तो समझ गए यहाँ तक चीज़ें। तो यूएनओ की स्थापना की हुई थी ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो जिस प्रकार से जापान पर परमाणु बम गिरा दिया गया बिना परमिशन के, बिना मतलब कुछ भी किए। तो जापान की भी गलती थी, जापान ने गलती की तभी अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। यदि जापान गलती नहीं किया होता, पहले उसके पर्ल हार्बर पर अटैक न किया होता, तो अमेरिका उस पर परमाणु बम न गिरा था। तो उस समय सेकंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त भी हो गया था। तो आप समझ गए हम यूएनओ की स्थापना मतलब यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी। बात करते हैं इसकी स्थापना का जो डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 51 देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना की थी। यूएनओ का मतलब पूरा फुल फॉर्म समझेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसके बारे में समझ लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ लेता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो कितने देशों ने मिलकर स्थापना की थी? 51 देशों ने मिलकर स्थापना की थी। और 91वां देश जो था साइन करने वाला वो कौन था? पोलैंड था। क्या? पोलैंड। 50 देशों ने मान लिया। फिर उसके बाद ये सभी यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश हैं मिलकर इन्होंने साइन किया था। तो उसके बाद यूरोप के हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के भी जो महाद्वीप है आपका उसके भी देश हैं। तो 51 देशों ने मिलकर आपकी यूएनओ की स्थापना की थी। अंतिम जो साइन किया था वो पोलैंड किया था। फिर उसके बाद अब बात आती है कि देखिए अब अमेरिका में इसका मुख्यालय है वो अमेरिका में। समझिए पहले यहाँ तक जो अब इसका पहले मुख्यालय हम समझते हैं कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। क्या? न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब आप एक बात सुनकर ताज्जुब हो जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे कि भाई साहब जो यूएनओ बना है ना, जो यूएनओ का मुख्यालय बना है वह दान दी हुई जमीन पर बना हुआ है। आप विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे भाई साहब। कैसे? देखिए उस समय अमेरिका में एक मतलब बहुत बिलियनियर, समझिए क्या मतलब जो बिलियनियर होते हैं जिसके पास पैसा अकूत का होता है, खर्चा करने से कोई टेंशन नहीं। तो उस समय एक थे जॉन डी रॉकफेलर। क्या? जॉन डी रॉकफेलर थे। और उस समय अमेरिका में उन्होंने उनका मतलब जमीन उमीन बहुत ज़्यादा था, पैसा वैसा वाले थे, अच्छा खासा जमीन उमीन था। उन्होंने कहा, सरकार ने कहा यार ज़मीन कहाँ हम इसका मुख्यालय बनाए, कहाँ बनाए? तो जॉन डी रॉकफेलर ने कहा लीजिए हमारी 17 एकड़ की ज़मीन है, इस पे आप अपना मुख्यालय बनाइए, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप 1 रुपये मत हमें दीजिए। तो जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ ज़मीन दी थी, इसमें इसका मुख्यालय बना हुआ है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में बना हुआ है। कौन दिया था? नोट कीजिएगा, जॉन डी रॉकफेलर। वैसे कोई बताता नहीं है कि यह मतलब दी गई ज़मीन पर बना है। जॉन डी रॉकफेलर इन्होंने 17 एकड़ ज़मीन दिया था। कितना? 17 एकड़ ज़मीन दिया था अपना। 17 एकड़ ज़मीन में कौन सा बना है आपका? न्यूयॉर्क का जो इसका मुख्यालय है आपका यूएनओ का वह बना हुआ है। तो समझ के यहाँ तक चीज़ें। तो जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर आता है यूएनओ की हमने स्थापना कर ली 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और न्यूयॉर्क इसका बहुत ही फेमस शहर है आपका अमेरिका का। जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ ज़मीन दी जिसमें इसका मुख्यालय बना हुआ और दान में दी गई ज़मीन पर बना है जो आपका मुख्यालय है। इसका क्या मुख्यालय? हेडक्वार्टर। तो समझ गए यहाँ तक चीज़ें। तो यही चीज़ पूछता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? और 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अभी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत ही डेप्थ में जाएंगे, आपको चिंता लेने की बात नहीं है कि भाई यूएनओ में अभी तक कितने देश है, वर्तमान समय में कितने देश है? तो वर्तमान समय में नोट कीजिएगा 193 देश है। कितने? 193 देश हैं। आपसे यही पूछेगा कि 93वां देश ऐड हुआ है यूएनओ में, वो कौन है? तो नोट कीजिएगा 193वां देश है दक्षिणी सूडान है। क्या है? दक्षिणी
सूडान है, यह अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी सूडान है आपका 193वां देश। अब आपसे पूछेगा यूएनओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लो यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान समय में यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं ना, क्या वर्तमान समय में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो उसके अध्यक्ष हैं यूएनओ के, वह एंटोनियो गुतरेस हैं। क्या एंटोनियो गुटेरेस, क्या गुटेरेस, ये कहाँ के हैं भाई, तो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के, पुर्तगाल के। तो आप जानते होंगे पुर्तगाल का एक खतरनाक खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वहीं के हैं एंटोनियो गुटेरेस। वह वर्तमान समय में यूएनओ के क्या है, अध्यक्ष हैं भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कीजिएगा। लगभग से 2017 में बने थे या 2018 में, 2017 में बने थे, अभी तक यह मतलब कंटिन्यू बने ही हैं। अब आपसे पूछेगा यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है त्रिगवेली है मेरे भैया, त्रिगवेली, नॉर्वे के। कहाँ के, त्रिगवेली। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे, फर्स्ट अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, त्रिगवेली थे। कहाँ, कौन, त्रिगवेली थे। और कहाँ के थे ये, नॉर्वे के थे। कहाँ के, नॉर्वे के थे। तो यहाँ तक ये समझ गए यूएनओ की स्थापना 51 देशों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया। फिर इसके बाद जॉन डी रॉकफेलर ने कहा भाई 17 एकड़ की जमीन लेकर जाओ बनाओ मुख्यालय, हमें कोई टेंशन नहीं, 1 रुपये मत देना हमको। तो जॉन डी रॉकफेलर ने दे दिया। और इसमें कम से कम अभी वर्तमान समय में यूएनओ में 193 देश शामिल है, और 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो अफ्रीकी देश का मतलब अफ्रीकी देश का भाग है। फिर इसके बाद इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष जो है वह एंटोनियो गुटेरेस है, याद कर लो, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के, पुर्तगाल के। और फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वह त्रिगवेली थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। अब मेरे भैया जैसे आपका शरीर है, शरीर में कई अंग है, तो उसी प्रकार से यूएनओ के भी 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है। तो नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, यूएनओ के कितने अंग है, तो 6 अंग हैं। कितने, 6 अंग है। अब इन्हीं 6 अंगों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। इनसे कुछ प्रश्न पूछेगा और इनसे कुछ जो 6 अंग हैं इनसे कुछ प्रश्न पूछेगा मेरे भैया। तो चलो नोट करो। तो पहला अंग हम नोट करते हैं महासभा। क्या, महासभा, जिसमें आपके महासचिव बैठते हैं, तो महासभा हो गया। फिर उसके बाद है आपका सुरक्षा परिषद। क्या, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। क्या, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर उसके बाद है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नोट करते चलना मेरे भाई, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशलिस्ट आपका काउंसिल। फिर उसके बाद आपका प्रन्यास परिषद है। क्या, प्रन्यास परिषद है। क्या, प्रन्यास परिषद। फिर उसके बाद है आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रन्यास परिषद के बाद क्या हो गया आपका, सचिवालय होगा। क्या, सचिवालय, सेक्रेटरिएट, सचिवालय। फिर उसके बाद क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या, न्यायालय, ICJ। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 अंग आपने नोट कर लिया होगा यूएनओ का, कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और उसके बाद प्रन्यास परिषद। फिर उसके बाद क्या है आपका सचिवालय। फिर उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो महासभा है, जो सुरक्षा परिषद है, जो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, और प्रन्यास परिषद है, और सचिवालय, इनका जो मुख्यालय है ना वह न्यूयॉर्क में है, इसी क्या, न्यूयॉर्क में। लेकिन ई जो पगला हम नहीं कह रहे हैं, पगला नहीं, न्यायालय है, कोर्ट है भाई, इसका रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे दलवीर भंडारी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं जज के रूप में, रुतबा बनाए हुए हैं भारत का, तो समझिए। तो इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। नोट कीजिएगा, इन सभी का 5 का तो है भाई कहाँ, न्यूयॉर्क में। लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ पर, नीदरलैंड के हेग में। कहाँ पर, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। क्या, हेग में स्थित है। तो यहाँ तक ये समझ गए, इन 5 का न्यूयॉर्क में, इसका बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपका वो क्या, हम नोबेल पुरस्कार पढ़ाए थे, नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो इस वैसे ही और जो सभी थे कहाँ देता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, जो 5 क्षेत्र थे। तो लेकिन पढ़े होंगे नोबेल पुरस्कार, तो जानते हो कि यदि नहीं पढ़े भाई, वीडियो पढ़ा है हमारे चैनल पर, जाकर देख लो। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार सभी पढ़े हैं, देख सकते हो यदि नहीं देखे हैं। तो चलिए समझते हैं हम डिटेल से इन सभी 6 के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला लेते हैं हम क्या, महासभा के बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कीजिएगा, महासभा। क्या, महासभा के बारे में बात करते हैं। महासभा को हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। जैसे आपके भारत में संसद है, असेंबली है, उसी प्रकार से विश्व की लघु संसद, पूरे विश्व की छोटी सी संसद हम किसे कहते हैं, महासभा को कहते हैं। क्यों करते हैं, यदि कोई भी मैटर हुआ, कोई किसी देश के साथ कोई भी मैटर होता है, वह कहाँ पर जाता है, महासभा में जाता है। कहाँ पर, वहाँ महासभा में जाता है। तो विश्व की लघु संसद हम किसे कहते हैं, महासभा को कहते हैं। किसको, विश्व की लघु संसद हम
सभा को कहते हैं। तो अब इसके बाद क्या है कि देखिए 193 देश इसमें शामिल है यूएनओ में। तो 193 देश में से प्रत्येक देश में से 5-5 प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर यूएनओ में वोटिंग पड़ेगी कभी किसी काम से या किसी मुद्दे पर, तो उनका जो वोट होगा वह एक होगा। जैसे हम बताते हैं आपको, भारत से मान लीजिए, भारत से 5 प्रतिनिधि आपके कहाँ पर गए हैं, यूएनओ में गए, और यूएनओ में जाने के बाद यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है, जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का जो मुद्दा है आपका कश्मीर, उस पर यदि वोटिंग होती है, तो जो 5 हमारे गए हैं कैनेडियन प्रतिनिधि वह वोटिंग करेंगे, लेकिन उस वोट की जो वैल्यू होगी वह एक होगी। क्यों? क्योंकि भारत हमारा देश एक ही है, भले 10,000 चाहे 100 प्रतिनिधि चले जाए, लेकिन जो उसकी वोटिंग होगी वह एक होगी। क्यों? 193 ही वोट पड़ेंगे। क्या 193 ही वोट पड़ेंगे? क्योंकि भाई साहब इतने ही देश शामिल है और देश की वोटिंग होगी, यह नहीं कि वह जो प्रतिनिधि है उसकी वोटिंग होगी। तो समझ रहे हैं ना। तो महासभा में 5 प्रतिनिधि प्रत्येक देश से जाते हैं। क्या? प्रत्येक देश से 5 प्रतिनिधि जाते हैं। प्रतिनिधि मतलब समझते हैं, लोग प्रतिनिधि जाते हैं, और जो उनकी वोटिंग होती है, मतलब उनका वोट होता है वह एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ से ये समझ गए महासभा क्या है, विश्व की लघु संसद कहते हैं। प्रत्येक मतलब देश से 5 प्रतिनिधि जाते हैं, इसमें वोटिंग जो होती है वो एक की होती है। तो समझ गया था चीज़ें। अब समझते हैं हम सुरक्षा परिषद समझते हैं। सुरक्षा परिषद ही महत्वपूर्ण है मेरे भैया, बहुत ही। सुरक्षा परिषद यूएनएससी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ललकस कहीं लिख रहे हैं, करिवस लिखे, करिवस जन आएगा। तो यूएनएससी अब देखिए जो बहुत ही मुख्य, क्या यूएनओ का मुख्य अंग कौन सा है? यूएनएससी है। मुख्य बहुत प्रमुख अंग है यूएनएससी। तो मुख्य अंग पहली बात तो हो गया ये। फिर उसके बाद हम इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं भैया, दुनिया का पुलिसमैन, समझ रहे हो? दुनिया का पुलिस मैन हम इसे कहते हैं। क्या? कहीं पर चोरी डकैती मारपीट कहीं पर हो गया है, तो वहाँ पर कौन जाएगा? यूएनएससी जाती है। क्या? यूएनएससी जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आतंकी हमला होगा, कहीं पर मतलब कहीं खतरनाक टेररिस्ट आ गए हैं, वहाँ पर मतलब भयंकर तबाही मचाए हुए हैं, तो उस पर जो रिएक्ट करेगा वो कौन करता है? तो यूएनएससी कहता है कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो कौन करता है? यूएनएससी करता है। तो समझ रहे हैं यहाँ तक चीज़ें। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? जैसे पुलिस आपके कोई मारपीट करते हैं तो पुलिस आती है, तो उसी प्रकार से विश्व लेवल पर यदि मारपीट करेंगे, आतंकी हमला करेंगे, या कहीं किसी देश के साथ फालतू में झगड़ा करेंगे, तो वहाँ पर कौन आता है? यूएनएससी आता है वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? हम सुरक्षा परिषद को कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है ना, देखिए सुरक्षा परिषद का यह भी कार्य है कि भाई साहब आप पकड़ रहे हैं, लेकिन यह भी तो आप कीजिए कि जो विश्व में है मारपीट ना हो, उसको शांति एकदम लेवल पर बनाए रखें। तो विश्व में सुरक्षा मतलब विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किसका मतलब कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद करता है। तो विश्व में शांति बनाए रखना है। क्या? विश्व में शांति बनाए रखना किसका कार्य है? तो सुरक्षा परिषद का कार्य है। क्या? सुरक्षा परिषद कार्य है। जैसे जापान का ठोक दिया था अमेरिका ने, तो भाई शांति बनाने के लिए भी कोई चाहिए, मतलब परिषदों से चाहिए, तो कौन है? तो सुरक्षा परिषद है आपका। क्या? सुरक्षा परिषद है। तो विश्व में शांति सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद की, यूएनएससी की। अब देखिए इसके 15 क्या है सदस्य हैं। जो यूएनएससी है आपका, इसमें 15 सदस्य हैं। जैसे आपके घर में आपका एक घर है, लेकिन उसमें कितने सदस्य हैं? 10 से 15 सदस्य होंगे। तो उसी प्रकार से भाई यूएनएससी में अर्थात सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। क्या? 15 सदस्य। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। अब 15 सदस्य में ना 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। क्या? 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो इस 15 में से 5 क्या हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, और क्या है? 10 अस्थायी सदस्य हैं। क्या? 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ना, वह हमेशा हमेशा के लिए जन्मों जन्मांतर तक के लिए यूएनओ के सदस्य बने रहेंगे। लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, वह प्रत्येक 2 वर्ष पर बदलते रहते हैं। क्या? बदलते रहते हैं। कभी कोई और आएगा, 2 साल के बाद कभी कोई और आएगा। तो क्या होता है, जैसे अभी भारत जो है आपका ना, वह यूएनओ का 2 वर्षों के लिए अर्थात 2021 में था, 2022 में था, वह यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना हुआ था। दिसंबर 2022 में यूएनओ के अस्थायी सदस्य से उसकी सदस्यता हट जाएगी। फिर उसके बाद कई देश आएंगे, 10 सदस्य देश आएंगे। फिर उसके बाद क्या है? तो 5 अस्थायी सदस्य का नाम आपसे पूछ लेता है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करो यार। तो देखिए इसकी ट्रिक है। क्या? एक ट्रिक है 5 अस्थायी सदस्य की ट्रिक याद करने के लिए। क्या है? कार में बीएफ। क्या? बीएफ। तो बीएफ से मतलब समझ लें बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं समझ लेना, कौन बात है, हम याद करें मतलब का समझा कुछ, हमसे कुछ ना मतलब नहीं बा। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर कार में बीएफ से। सी से याद करेंगे क्या? चाइना, चाइना खचराओ पगला सुगरा। फिर ए से क्या याद करेंगे? अमेरिका, ये पगले ये। आर से रसिया, रसिया अपना दोस्त है भाई, इसको गाली नहीं देंगे, रसिया अपना भाई है। बी से क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्या? ब्रिटेन, ब्रिटेन। अपने एक वीडियो में हम पढ़ाए थे, यूएनओ को बताए थे। बी की जगह हम ब्राज़ील बता दिए थे, ब्रिटेन की जगह हम ब्राज़ील बता दिए थे यार, गलती हो गई, माफ़ कर देना, वहाँ पर गलती हो गई थी। एफ से क्या होगा? फ्रांस होगा। क्या? फ्रांस,
फ्रांस होगा। तो समझ गए 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के, चाइना, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस। आपके 5 ऐसे, चाइना, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे याद कर लो और डालो कौन कौन से हैं आपके 5 सदस्य हैं। ट्रिक याद किया होगा हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए याद आएगा। ये बी की जगह ब्राजील मत कर देना मेरे भाई, हमने कर दिया था, गलती हो गई थी, माफ कर देना हमसे। और बी की जगह क्या करना है, ब्रिटेन करना है। ब्रिटेन की राजा महारानी एलिजाबेथ चली गई, बहुत सही है, बहुत सही, मरी की सुअर की, बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत खुश है भाई, बहुत राज किया हमारे ऊपर सबके यार, भारत उरूत पे, बहुत सही है, खुश बैग ना है, ज़्यादा तारीफ और मत कर। अंग्रेज सुअर हैं, क्या है, सुअर ससुरे हैं एकदम, मान के चलो। चलो देखो समझ गया। तो अब देखिए इनके पास ना क्या है, एक पावर है, क्या, अब जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं भाई, कुछ नहीं पावर है। लेकिन जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं इनके पास इतनी खतरनाक पावर है, इतनी खतरनाक पावर है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके ऊपर ऐसे कर दिए ना, मतलब वो बोल दिए ना, जो पावर है ना, वीटो लगा दिए ना, उस पावर को वीटो कहते थे, वीटो लगा दिए ना, तो आपका जो भी मुद्दा है वो खत्म खत्म खलास। तो इनके पास, इन 5 के पास एक भयंकर वाली पावर है, खतरनाक वाली पावर है, उसको कहते हैं वीटो, कहते हैं क्या, वीटो पावर है। अब वीटो एक निषेधात्मक शक्ति है, अर्थात नकारात्मक शक्ति है। यदि ना कह दिए तो ना, उसके बाद हाँ नहीं हो सकता है। यदि वीटो लग गया तो वह निषेधात्मक शक्ति है, वह कभी पास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अब जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का, वो कहाँ पर लेकर गया है, तो यूएनओ में लेकर गया है। अब जब बात होती है पाकिस्तान, मतलब कश्मीर वाले मुद्दे पर जब बात होती है, तो चाइना क्या करता है, वीटो लगा देता है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो रखेल है ना वो पाकिस्तान है, क्या, पाकिस्तान है, तो हमेशा उसकी दोस्ती बनी रहती है। तो पाकिस्तान कहता है चाइना से, यार वीटो लगा दो, इसको मुद्दों को हल मत करने दो। क्या होता है, मुद्दों को हल मत करने दो, तो चाइना क्या करता है, वीटो लगा देता है। तो वो प्रस्ताव जो है ना वो पारित नहीं होता है, क्या, पारित नहीं होता है। अब देखिए हम बात करते हैं 15 सदस्य हैं इसमें से ना, यदि 15 में से यदि 14 सदस्य मान गए हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का है, यदि चाइना नहीं माना, चाइना ने वीटो लगा दिया, तो जो 14 देश माने हैं वो एकदम खत्म हो जाएगा। यदि चाइना ने वीटो लगा दिया कि भाई ये भारत का हिस्सा नहीं है, तो जो पूरा पारित होने वाला था, प्रस्ताव जो पारित होने वाला था वह नहीं पारित होगा। जैसे हम बताया आपको, आपके घर में यदि कोई कार्य हो रहा है, मान लीजिए भंडारा वंडारा करना है, क्या, आपके पिताजी के हैं, अब भंडारा वंडारा करना है, आपकी बहन भी मान गई, आपके भैया भी मान गए, आपके बड़े पापा भी मान गए, आपकी बड़ी मम्मी भी मान गई, आपके दादा दादी भी मान गए, लेकिन ऐन वक्त पर, मेरे वक्त पर आपकी मम्मी ने कह दिया नहीं भंडारा नहीं होगा इस साल, अगले साल होगा, तब भाई वीटो लग गया है। यदि मम्मी जी कह दी तो 100% है, वहाँ पर वीटो लग गया, वह क्या होगा, नहीं होगा कार्य, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही इसी प्रकार से यही होता है, ये वीटो लगा देता है ससुरा, एक निषेधात्मक शक्ति है। अब देखिए एक अच्छी चीज़ बताते हैं, बहुत मजेदार चीज़ बताते हैं, जो वीटो अपने ऊपर ही लगा लेता है। देखिए अभी वर्तमान समय में रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, बहुत भयंकर वाला, जानते ही होंगे आप। अब देखिए जब यूएनओ में, मतलब यूएनएससी में, मतलब सुरक्षा परिषद में जब प्रस्ताव आता है कि भाई हमला क्यों किया है, तो प्रस्ताव मान लीजिए 14 लोगों ने पारित तो कर दिया, लेकिन भाई देखिए इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में आपका यूएनएससी में, यूएनओ में, तो स्थायी सदस्य के रूप में रसिया भी है, और रसिया ही युद्ध कर रहा है यूक्रेन से, तो क्या करता है, वीटो लगा लेता है उसी प्रस्ताव पर, मतलब वीटो लगा लेता है। 14 देश मान गए, लेकिन ये वीटो लगाकर उसको खारिज कर देता है, खत्म। यदि वीटो लगा तो वह जो प्रस्ताव है पारित नहीं होगा, वह खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म, मतलब खत्म खल्लास हो जाएगा एकदम। तो समझ रहे हैं ना, तो वह अपने ऊपर लगाकर अपने जितने भी प्रतिबंध है वह हटा लेता है। भाई से प्रतिबंध तो नहीं हटाता है, अमेरिका तो प्रतिबंध लगाए, लेकिन जितने भी मतलब क्यों, क्या कारण थे, क्या रीजन थे इसके हमला करने का, तो यह सब पर जब यदि प्रस्ताव पारित होना चाहता है तो उस पर क्या कहता है, वीटो लगाकर अपना बचकर निकल जाता है, साइड हो जाता है भाई। अब देखिए आपके मूड में तो आ रहा होगा यार, भारत क्यों मतलब अस्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है यूएनओ का। देखिए जब उस समय ना, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी ना, तब इन देशों, यूरोप के देशों ने कहा था कि हम कोई ना कोई एशिया के देश से एक पावरफुल देश चुन लेते हैं जो यूएनओ का अस्थायी सदस्य के रूप में रहेगा। तो उस समय के जो मतलब रहे होंगे वह आए भारत में, कहे मतलब भारत में क्या, एशिया में आए, उन्होंने कहा कि जिसको भी यूएनओ का सदस्य बनना है, अस्थायी सदस्य बनना है, वह आकर बात कर ले हमसे, हम उसको यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना देते हैं। 5 तो बन गए थे, वह चाहते थे, सॉरी 4 तो बन गए थे, लेकिन चाइना उसके बाद बना, अभी बताते हैं कहानी। तो बनना चाहता है वह आ जाए, लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए भाई, देखिए आप सदस्य बनना चाहते हैं, अस्थायी सदस्य मतलब बनेंगे, तो उसका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, क्या, खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। तो देखिए उस समय हम तो आज़ाद हुए थे, 1947 में आज़ाद हुए, तो उसके बाद हमारे 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो देखिए उस समय भाई इतना मार काट हो गया था, हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद हो गया था, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ लोग इंडिया में रह गए थे, दंगा फसाद इतना हो गया था, हमारी अर्थव्यवस्था तो थी नहीं। 1951 से हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, उतना हमारे पास पैसा नहीं
नहीं था। अब देखिए यदि इसका अस्थायी सदस्य बनना है तो उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। इस समय वर्तमान में 22 से 23% जो खर्चा है ना पूरा वो अमेरिका उठाता है यूएनओ का। सोच लो सबसे ज़्यादा खर्चा यूएनओ का कौन उठाता है? अमेरिका उठाता है। फिर उसके बाद आपका रसिया उठाता है, जापान उठाता है, और उसके बाद आपके फ्रांस उठाता है, फिर उसके बाद चीन भी उठाता है, उसका 2.2% चीन भी उठाता है। तो देखिए क्या कारण थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए कि भाई आप अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं यूएनओ का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा नहीं हम नहीं बन सकते हैं। तो भाई देखिए अब उस समय की स्थिति कुछ थी, आप कहेंगे हमें बन लेना चाहिए था, लेकिन भाई उस समय उसका खर्चा भी तो उठाना था। और आपको यहाँ पर खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं दूसरे का खर्चा उठाने। भाई बहुत खर्चा होता है यूएनओ का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा जाइए भाई चाइना मतलब आपका अस्थायी सदस्य बन गया। तो वह चले गए कहाँ पर? चाइना के पास चले गए, और चाइना भाई उसका अस्थायी सदस्य बन गया। क्यों? क्योंकि वह उसका खर्चा उठाने के लायक एबल था। वह उठा लिया उसका खर्चा, कैसे भी कैसे करके कसमकस करके वो उसने खर्चा उठा लिया यूएनओ का, और वो क्या बन गया? अस्थायी सदस्य बन गया। तो कारण यही था। देखिए आप सोच रहे होंगे कि उस समय हमें मतलब सदस्य बन लेना चाहिए था। आप खाने के लिए वहाँ पर रोटियां नहीं है तो आप यूएनओ के सदस्य बन के करोगे क्या यार? लेकिन अब बनने की कुछ चाह हमारी लगी हुई है कि हम बन जाए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खचरई करता है कोई भाई ना, तो चाइना करता है, बहुत ज़्यादा खचरई करता है। देखिए इन पाँचों का मानना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें भारत को अस्थायी सदस्य बनना है यूएनओ का, ये जो पाँचों देश है ना उनका मानना जरूरी है। ब्रिटेन भी मान जाएगा, ब्रिटेन कभी नकारेगा नहीं। फ्रांस भी मान जाएगा, और रसिया भी मान जाएगा। रसिया तो हमारा एकदम परम मित्र है, एकदम दिल से दिल के चीज़ें तारे जुड़ी हुई उससे, वो तो मान जाएगा, वो कभी नहीं नकारेगा। अमेरिका भी नकारेगा नहीं, मान ही जाएगा। इस समय देख रहे हैं पावर कितना है भारत का। लेकिन यही नहीं मानेगा, इबैला नहीं मानेगा। यही नहीं मानेगा तो हम अस्थायी सदस्य नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्या करें, इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो क्या बताएं, ये इसी के कारण हम अस्थायी सदस्य की मतलब सदस्यता नहीं पा रहे हैं यूएनओ का। तो भाई समझते ही है इसको कैसे भाई निपटाया जाए, और कुछ इसका रूल निकाला जाए, क्या किया जाए इसका। इसके पास भी बहुत पावर है। एशिया में सबसे पावरफुल कौन है? चाइना है। चाइना के बाद इंडिया है, उतना पावरफुल नहीं है। डिफेंस में भी आगे, इसका बजट भी आगे, हर एक चीज़ ये भाई आगे करता है, सोच समझ के 100 साल का करता है। हम तो यहाँ पर 5 साल का भी प्लान सही से नहीं लेकर चल पाते हैं। तो समझ रहे हैं यहाँ तक चीज़ें। इसने कृत्रिम सूर्य बना लिया है चाइना ने भाई। 4000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, फेस का तापमान है, उसके परत का तापमान है, उसको डीएक्टिवेट करके रख दिया गया है। तो भाई कितना आगे हम यहाँ सूर्य के बारे में नहीं सोच, मतलब इसने कृत्रिम सूर्य बना लिया, और हम भाई क्या कर तो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना चाइना जा चुका है। हमें बाने के लिए कम से कम 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम चाइना के बराबर पहुंच पाएंगे। क्योंकि हर एक घर में देखिए, आप भारत के हर एक घर में देखिए चाइना माल पड़ा हुआ है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। तो चाइना का हर एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। चाइना की जो है मोबाइल देख रहे हैं, या जो हम मोबाइल शूट कर रहे हैं जिससे, यह भी है जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो भाई चाइना से आया है। 100 में से 70 या 60% माल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो चाइना का है। आप एग्री करें चाहे ना एग्री करें, आपको गुस्सा है चाहे खराब है तो रियलिटी है। तो समझ गए यहाँ तक चीज़ें। तो 2 चीज़ें समझ आ दी है। महासभा, विश्व की लघु संसद, प्रत्येक प्रतिनिधि आते हैं इसमें। सुरक्षा परिषद को हम दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें विश्व शांति की बातें भाई रखिए, मारपीट मत कराओ, कंट्रोल करके सबको रखे रहो, सबको मारेगा रहोगा हमेशा। तो 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें कार में भी ये 5 कौन से? चाइना, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस है आपके। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर बदलते रहते हैं। तो समझ गए यहाँ तक चीज़ें। अब बचता है 4 चीज़ें, तो हम यहीं पर निपटा लेते हैं, खत्म करते हैं। देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में क्या होता है ना, यहाँ पर जो भी गरीब देश है या जो भी मतलब कमजोर देश है, उनके लिए, गरीबी के लिए, उनके लिए योजनाओं का तैयार करता है, योजनाएं बनाता है कि भाई किस प्रकार से किस देश को आगे लेकर जाना है, क्या करना है। तो उसके लिए आर्थिक रूप से कुछ महत्व मतलब कुछ योजनाएं बनाएगा, हाँ इस देश को इस प्रकार से आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बढ़ जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या करता है, यहाँ पर कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं देशों के लिए जो भी सक्षम नहीं है अपनी योजनाएं बनाने में। फिर उसके बाद प्रन्यास परिषद में क्या होता है, यहाँ पर होता है जो भी देश आर्थिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं, एकदम लो हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, वह अपना मतलब जो क्या उद्योग है वो भी नहीं चला सकते हैं, अपना राजनीतिक जो पॉलिटिकल करियर है वो भी नहीं चला सकते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए प्रन्यास परिषद दूसरे देशों को कहता है, जो अमीर देश है, जो अच्छे खासे पैसे वाले देश है, उनको कहता है कि आप इस देश के मतलब देख रेख कीजिए, इसका जो राजनीतिक चीज़ है उसको मतलब थोड़ा जब स्टेबल हो जाएगा तब आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो उसके अंडर में दे देता है, और जो पावरफुल देश है उसकी देख रेख करता है। देख रेख करने के बाद जब वह आर्थिक रूप से मतलब मजबूत हो जाएगा और राजनीतिक रूप से कि वहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, भाई हर एक चीज़ वहाँ पर पॉलिटिकल रूप से स्टेबल हो जाए, तब आप उस देश को छोड़िएगा। तो यहाँ पर प्रन्यास परिषद कहता है। और प्रन्यास परिषद यह भी कहता है कि जिस पावरफुल कंट्री को देता है वह मतलब प्रन्यास जो क्षेत्र है, न्यास क्षेत्र है, मतलब बचा हुआ क्षेत्र है, जिस पर वह कहता है कि इसका मतलब आप विकसित कीजिए। विकसित करने के बाद जब यहाँ राजनीतिक और पॉलिटिकल रूप से जब स्टेबिलिटी आ जाए तो आप हट जाइएगा। और यह भी कहता है कि आप भाई पावरफुल हैं, यह नहीं कि वो कमजोर उसका शोषण करके जितना पैसे उसे वो भी लूट ले, खत्म कर
कर दे उसको, तो यह नहीं करना है आपको। हम इतना कह रहे हैं कि वह जो एरिया है, जो आपका न्यास परिषद है, मतलब जो क्षेत्र है, उसमें यदि वह स्टेबल नहीं है, जब वो स्टेबल हो जाएगा आप उसके देख रेख कीजिए, जब स्टेबल हो जाएगा आप हट जाइएगा, तब वो अपना अपना करियर चलाता रहेगा। तो न्यास परिषद यही प्रन्यास परिषद यही करता है। और सचिवालय में क्या होता है, जो यूएनओ का दिन प्रतिदिन का कार्य है ना, वो सचिवालय में होता है। कहाँ पर? सचिवालय में होता है, सेक्रेटरिएट में होता है। और यहीं से महासचिव चुनकर महासभा में भेजे जाते हैं, समझ लीजिए। तो महासभा में क्या होता है, महासचिव होते हैं, और सचिवालय से ही जो सेक्रेटरिएट है वो चुनकर कहाँ भेजे जाते हैं, आपके महासभा में भेजे जाते हैं। तो यार चीज़ें समझ गए। फिर उसके बाद क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या, ICJ। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। अब आप कह रहे होंगे भाई यूएनओ की स्थापना हुई थी ना 24 अक्टूबर 1945 को, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब देखिए भाई, आप एक के दायरे में तो कुल तो हो नहीं जाएंगे क्या, एक के दायरे में तो कुल तो हो नहीं जाएंगे। आप जब बड़े होते हैं तो एक ही बार में थोड़ी ना बड़े हो जाते हैं कि पूरा नौजवान निकलते हैं। आप छोटे शिशु रहते हैं ना, छोटे रहते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से यूएनओ की स्थापना कर दी गई, धीरे धीरे उसके अंगों को बनाया गया ना। तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। और इसका कहाँ पर है, मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो यार ये समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो जो भी मुद्दे हैं उनका मतलब क्या कहते हैं, न्याय करना है, उन पर जस्टिस करना है, उन पर क्या मतलब नियम कानून बनाने हैं, वो सभी कौन करता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो समझ गए, यही आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। समझ गए, याद कीजिए। अब देखिए इसी में आपके भारत के भाई वर्तमान समय में इसमें कितने जो जज होते हैं, वह कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं मेरे भैया, 15 जज। कितने? 15 जज होते हैं इसमें। क्या, 15 जज होते हैं, 15 आपके न्यायाधीश होते हैं। और 15 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्या, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गए। अब इसी समय वर्तमान समय में ना भाई साहब, भारत के दलवीर भंडारी जी, क्या दलवीर भंडारी जी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थित है। क्या, वर्तमान में, क्या वर्तमान में दलवीर भंडारी जी, क्या भंडारी जी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर उपस्थित हैं। क्या, उपस्थित हैं दलवीर भंडारी। अब आप सोचिए, आप यहाँ पर भारत में बैठे हुए हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए विदेश में लड़ने के लिए कौन बैठा है, दलवीर भंडारी जी बैठे हैं। कौन, दलवीर भंडारी। यदि यहाँ पर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कौन आवाज़ उठाता है विदेश लेवल पर, मतलब उच्च हाई लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कौन आवाज़ उठाता है, दलवीर भंडारी जी उठाते हैं। क्या, दलवीर भंडारी। आप सोचिए आपके पीछे कितने लोग लगे हुए, लेकिन आपको पता नहीं है। क्या, आपको पता नहीं। तो आपके पीछे कितने लोग लगे हैं, देखिए दलवीर भंडारी जैसे लोग, हमारे महान लोग लगे हुए हैं, ताकि विदेश जो भारत है अब पीछे न जा सके। क्या, भारत पीछे न जा सके, भारत को उच्च स्थान पर लाने के लिए ऐसे ऐसे लोग लगे हैं, लेकिन आप जानते नहीं होंगे उनके बारे में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर दलवीर भंडारी जी बैठे हुए हैं। सोच लीजिए, यदि यहाँ पर कुछ होता है तो उसके लिए आवाज़ दलवीर भंडारी जी उठाते हैं भारत की तरफ से। समझ रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हल्की चीज़ नहीं है, समझिए, समझ रहे हैं ना। तो भाई समझ गए। तो यूएनओ समाप्त होता है। यूएनओ का एक चीज़ और है, इसकी भाषा क्या क्या है यार, सब कुछ समझ गए होंगे, पूरा इसका भाग भी समझ गए होंगे, हर एक चीज़, वीटो भी समझ गए होंगे, वीटो क्या है। और हाँ, एक चीज़ तो हम बताओ भी नहीं की यार, खत्म यार। क्या, अब आप ये पूछबो नहीं किए यार, क्या यार मेरे भाई, पूछबो नहीं करते हो। तो अब बताओ, अब पूछना आपके मन में सवाल होगा यार, वीटो कब कब प्रयोग हुआ था। तो देखिए वीटो 1971 में अमेरिका ने प्रयोग किया था। क्या, 1971 में अमेरिका ने प्रयोग किया था। सबसे पहले यदि कोई वीटो प्रयोग किया था तो अमेरिका किया था। कब, 1971 में। अब आप जानते होंगे, यदि आप मैप पढ़े होंगे तो मैप में आपका अफ्रीका एक महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश था रोडेशिया। क्या, रोडेशिया। वह रोडेशिया क्या हुआ ना, वह टूट कर क्या हो गया, एक उत्तरी रोडेशिया हो गया आपका, और एक आपका दक्षिणी रोडेशिया हो गया। तो इसी पर उसने कहा था कि हम भाई जो रोडेशिया है, रोडेशिया एक पूरा देश था। क्या, रोडेशिया एक पूरा देश है, इस प्रकार से। तो अमेरिका ने कहा इस रोडेशिया को तोड़ना नहीं है। ये रोडेशिया जो था ना, वह 2 भागों में टूट गया था। क्या, 2 भागों में, एक नॉर्थ रोडेशिया हो गया और एक साउथ रोडेशिया हो गया। तो अमेरिका ने इसी पर वीटो लगा दिया। प्रस्ताव गया था यूएनओ में, उसने वीटो लगा दिया कि भाई नहीं, ये प्रस्ताव नहीं होगा। लेकिन तब पर भी उसके बाद प्रस्ताव लगा, फिर उसके बाद खारिज हो गया, ये खारिज हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, टूट गया। फिर ये क्या आगे आकर वह टूट गया। तो क्या हुआ, जो नॉर्थ रोडेशिया है वो जाम्बिया हो गया। क्या, अर्थात उत्तरी जो रोडेशिया है वह जाम्बिया हो गया, और जो आपका साउथ रोडेशिया अर्थात दक्षिणी रोडेशिया हुआ जिम्बाब्वे हो गया। अब जिम्बाब्वे की आप टीम देखे होंगे, मैच खेलती है होंगे, वहाँ के लोग एकदम काला भूजा, एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम सांवले, एकदम काले मतलब कलर के होते हैं भाई, देखे हुए होंगे। तो वह हो गया, तो उस पर लगाया था 1971 में अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। फिर तो जो चाइना है, चाइना ने भी लगाया। ये कहाँ पीछे रहे, क्या अमेरिका लगाया, तो हम लगाओ, चाहे जो हो जाए, हम छोड़ा बना बक्सा बना। तो देखिए 1972 में, कब, 1972 में चाइना ने लगा दिए। क्या, चाइना ने लगा दिए। कहाँ पर लगा दिए, तो बांग्लादेश के जो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें शामिल होने पर वीटो लगा दिए, कहा तुम शामिल नहीं हो सकते। उसने देखिए, अब देखिए यहाँ पर चीज़ें समझिएगा, बहुत ही लॉजिकली समझिएगा। देखिए 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, क्या बांग्लादेश अलग हुआ? उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो भारत ने सहायता वहायता देकर बांग्लादेश को अलग कराया, तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अब देखिए जो पाकिस्तान का दोस्त है वह चाइना है, मतलब चाइना का रखल पाकिस्तान है, भाई जानते ही होंगे आप। तो क्या हुआ, तो 1972 में जो बांग्लादेश है वह जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया आपका, जैसे सार्क हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे आपका WTO हो गया और WHO हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वह शामिल होने जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे उनमें शामिल होने जा रहा था। तो आपका जैसे हो गया आपका IMF हो गया, और आपका जैसे कर्जा वर्जा लेने के लिए, लोन वोन लेने के लिए, और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक में शामिल होने के लिए बांग्लादेश जा रहा था। तो चाइना ने कहा नहीं, तुम, पाकिस्तान ने फुसला कर कहा चाइना से, अरे हे महाराज सुना, जाओ बांग्लादेश के कही दो, मतलब वीटो लगा दो, वीटो लगा दो UNO में। तो चाइना ने UNO पर, मतलब चाइना ने बांग्लादेश पर वीटो लगा दिया भाई। तो क्या हुआ, चाइना ने सबसे पहले, चाइना ने कब लगाया था? 1972 में लगाया था। किस मुद्दे पर लगाया था? बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने पर चाइना ने लगा दिया था। ये पगला सूर कहाँ मतलब कमजोर रहे, बहुत सुगर है एकदम, बहला एकदम, क्या बताएं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा तो 1971 में किसने लगाया था? अमेरिका ने लगाया था। किस पर लगाया था? रोडेशिया के मुद्दे पर लगाया था। और रोडेशिया क्या था? एक देश था, और टूट कर एक नॉर्थ रोडेशिया हो गया, साउथ रोडेशिया हो गया। नॉर्थ रोडेशिया जाम्बिया बन गया और साउथ रोडेशिया आपका जिम्बाब्वे बन गया। आप जानते होंगे, यदि आप मैप पढ़े होंगे तो 100% हम श्योर है, देखिए बताएंगे आपको आगे, लेकिन अभी तक समझ लीजिए। तो UNO हमने समाप्त कर दी। अब बात आती है यहाँ पर इसकी भाषा क्या क्या है। मोर देन भाषा, भाई भाषा जरूरी है, क्योंकि कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? 193 देश शामिल हैं, और 193 देश में कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, और कई भाषा, संस्कृत भी बोली जाती है, बहुत ही कम बोली जाती है, और नीचे साउथ में जाएंगे तमिल बोली जाती है। तो लेकिन यहाँ हमें नहीं, मोटी मोटा लेकर चलना है। तो ऐसे आपका जैसे जो अंग्रेजी, मतलब यूरोप देश है वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। तो कौन कौन सी भाषाएं भाई UNO में शामिल है जिस पर हम बहस कर सकते हैं UNO में जाने पर? तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा अंग्रेजी, भाई क्या अंग्रेजी, इंग्लिश लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद स्पेनिश लिख लीजिएगा, जितने भी देश है स्पेनिश लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका रसियन लिख लीजिएगा, क्या रसियन लिख लीजिएगा, और उसके बाद आंसर के लिए क्या लिख लीजिएगा? फ्रेंच भी लिख लीजिएगा, फ्रेंच के बाद चाइना है तो चाइनीज़ लिख लीजिएगा, चाइनीज़ भी होती है भाई, चाइनीज़ वहाँ पर। फिर उसके बाद जल्द में ही अरबी शामिल की गई, क्या अरबी, तो अरब के देशों के लिए अरबी शामिल करी गई है, तो अरबी। तो UNO में 6 भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, रसियन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, चाइनीज़ बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। अब देखिए यही पाँचों है ना, चाइनीज़, अमेरिका वाले अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी, रसिया वाले रसियन बोलते हैं, ब्रिटेन वाले इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं। तो उसके बाद स्पेनिश भी नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद अरबी भी नोट कर लीजिएगा, अरबी जल्दी में ही शामिल की गई है। तो UNO समाप्त होता है मेरे भैया, UNO समाप्त होता है, कुल खत्म। UNO के बारे में फिर से डिटेल से एकदम आपको एकदम बता दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप फटाफट बताइएगा। हम आपसे पूछते हैं वर्तमान समय में UNO के अध्यक्ष कौन है, और सबसे पहले UNO के अध्यक्ष कौन थे, और UNO में वर्तमान समय में कितने देश हैं, और जो अंतिमो देश बना है वह कौन सा है, उसका नाम बताइए आप। UNO की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, सब कुछ कमेंट में छापते हुए चलना है। UNO की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, UNO में कितने अस्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, भारत क्यों आपका UNO का अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता, यह भी आप हमें कमेंट में बताएंगे, थोड़ा लिख कर बताएंगे, ताकि हमको दिल को सुकून मिले, हाँ भाई हमारे बताने से आपको कुछ पता चला है। तो और आप हमें बताइए UNO का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था, और उसके बाद चाइना ने वीटो का प्रयोग कब किया था, और आप हमें बताइए UNO में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और आप हमें बताइए और सोचें विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने आपके न्यायाधीश बैठते हैं, और आप हमें बताइए भारत के कौन से जो व्यक्ति हैं वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर न्यायाधीश के पद पर हैं। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप में कमेंट में दीजिएगा मेरे भाई मेरे बहन, तो जरूर दीजिएगा। तो समझ गया था चीज़ें, तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। यदि आप दिल दिमाग से यहाँ पर होंगे, दिमाग से भी होना चाहिए और दिल से भी होना चाहिए, दिल कहीं और है और दिमाग यहाँ पर है, तो भाई कहाँ से समझ में आएगा मेरे भाई, तो दिल दिमाग यहीं पर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो समझ रहे हो ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि UNO के बारे में जितने भी छात्र हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँच जाए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, UNO के बारे में प्रश्न पूछता जितने भी कंपटीशन का एग्जाम देखो मेरे भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे इसी के अंडर में आने वाली, UNO के अंडर में आने वाली कई संस्थाओं के बारे में, जैसे आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNESCO हो गया, यूनिसेफ हो गया, आपका WTO हो गया, WHO हो गया, जितनी भी संस्थाएं आती हैं इसी के अंडर में, उन्हीं की बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो देखना मत भूलिएगा इस सीक्वेंस को। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।